हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि इसमें हमको केवल और केवल अकाउंटिंग नहीं बल्कि कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजंस भी दिमाग में रखने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के नियम हैं, ठीक है, कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इस कारण से स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, मगर आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी डिबेंचर्स पढ़ चुके हैं। डिबेंचर्स मतलब क्या है? डिबेंचर्स मतलब पब्लिक से लिया हुआ लोन। ठीक है, अब ये पब्लिक से लोन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इसको रीपे भी करना है। ठीक है, तो जब हम लोन को रीपे करते हैं, पब्लिक से लिए हुए लोन को जब हम रीपे करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो रिडम्पशन मींस रीपेमेंट। ठीक है, अब इस रीपेमेंट को लेकर कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम देखते हैं। तो बात आती है कि हमको ये रिडम्पशन कैसे करना है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। तो इसके बेसिकली दो सोर्स हैं। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या क्या होता है? एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नियम यह है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि जब भी आप रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन करने से पहले आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है। उस रिजर्व का नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और ये रिजर्व किस में से बनाया जाता है? ये रिजर्व बनाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट में से। किस में से बनाते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट में से। क्या बनाया जाता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DRR। तो ये DRR बनाया जाएगा किसमें से? आपके डिविजिबल प्रॉफिट में से। डिविजिबल प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बोलते हैं जिस प्रॉफिट का इस्तेमाल डिविडेंड देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आपको DRR बनाना पड़ेगा। किस में से बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट में से बनाना पड़ेगा। तो जब हम DRR बना के रिडम्पशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा, जब हम बिना DRR बनाए हम रिडम्पशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है आउट ऑफ कैपिटल व्हेन द रिडम्पशन इज मेड विदाउट ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू DRR। जब हम बिना DRR बनाए रिडम्पशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ दिस। कंपनीज एक्ट 2013 इस बात की अनुमति नहीं देता है। क्लियर है? तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स के हिसाब से करेंगे, राइट? तो बोलता है व्हेन द रिडम्पशन इज मेड बाय मेकिंग DRR आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है। लिखा है एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो ये हमको DRR कितना बनाना पड़ेगा? तो ध्यान रहे, बोल रहा है क्वेश्चन की DRR हमको बनाना पड़ेगा 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको DRR कितना बनाना है। तो DRR हमको बनाना है 25% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख के डिबेंचर्स हैं तो हमको DRR कितना बनाना पड़ेगा? 25,000 बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू का। ठीक है, 1 लाख फेस वैल्यू है। मान लो कि प्रीमियम के साथ उनकी कीमत हो जाती है 1,25,000। तो 1,25,000 का 25% नहीं लेंगे, बल्कि किसका लेंगे? 1 लाख का। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू बोल रहा है।
कितना बनाना है? 25%। बोलता है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी नहीं लिखा है, तो कितना बनाएंगे आप सीधा सीधा 25% बनाना है आपने, ये ध्यान रखिए। ठीक है। मगर यदि क्वेश्चन में बोला है कि आउट ऑफ प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आपने DRR 100% बनाना है। मतलब 1 लाख रुपए के अगर डिबेंचर्स हैं फेस वैल्यू, तो आप 1 लाख रुपए DRR बनाएंगे if out of profits is mentioned in the question, and if nothing is mentioned in the question, neither out of capital neither out of profit is mentioned, है ना, then what we are going to do, we have to make DRR 25% of the face value। क्लियर है? तो ये स्लाइड एकदम क्लियर है आपको। क्या बोलता है? रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, कैसे कैसे रिडम्पशन किया जा सकता है? तो दो तरीके से किया जा सकता है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? व्हेन DRR इज नॉट सपोज टू बी मेड, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ कैपिटल। मगर कंपनी एक्ट 2013 इसकी अनुमति नहीं देता है। फिर दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जब हमको DRR बनाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, वी विल मेक 100% DRR। इफ आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड इज नॉट मेंशन, वी विल मेक 25% DRR। इज इट क्लियर? ठीक है। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ज्यादा है तो लेक्चर को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पशंस टू क्रिएट DRR। DRR बनाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। मगर कंपनीज एक्ट 2013 में एक चीज और लिखी है कि सबको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। और किसको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है? बैंकिंग कंपनीज को भी DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि HDFC बैंक को अगर रिडम्पशन करना है, तो आप ध्यान रखिएगा HDFC बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, तो उसको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर लिखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या लिखा होगा कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो आप ध्यान रखिएगा अगर ऐसे नाम क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं तो हमको DRR नहीं बनाना है। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। देखिए इसी सीक्वेंस में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पहला पहला आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ेगा दैट इज क्रिएट DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम। जो डिवेंचर्स हमको रिडीम करने हैं उसका 25%, किसका? फेस वैल्यू का। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि DRR किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक DRR। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये DRR बनाया जाता है किसमें से? प्रॉफिट में से। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट में से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR। ध्यान रहे, देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है, मेक 25% DRR इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट
and 100% if it is asked to make out of profits. तो यदि लिखा हुआ है make out of profits, we have to make 100%. If it is not mentioned, we will make 25%. क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेप डीआरआर बनाना है। कितना बनाना है? 25% बनाना है। किसका बनाना है? जो डिवेंचर्स हमको रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू का 25%। ठीक है, ठीक। चलिए, अब सेकेंड स्टेप है इन्वेस्ट इन डी आर आई। व्हाट इज डी आर आई? तो अगेन कंपनीज एक्ट 2013 हमको बोलता है कि हमको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। चलिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करना है? डीआरआई बनाना है। कब बनाना है? ये सारी चीजें हम देखते हैं। रूल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखिए, नियम कुछ ऐसा है कि यदि हमको रिडम्पशन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में करना है, ये एक फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी यदि रिडम्पशन करना है तो हमको इसी फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में रिडम्पशन होना है, ध्यान रखिएगा, जिस साल में रिडम्पशन होना है उसी उसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, उसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको 15% डीआरआई बनाना पड़ेगा। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में डीआरआई बनाना पड़ेगा। डीआरआई क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार का कहना है कि आपको जितना रिडम्पशन करना है, जितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन करना है, उसका 15% आपको इस डीआरआई में पैसा डालना है, इस इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है। तो ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में लिखा है हम सितंबर में रिडम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि हम, चलिए मान लीजिए जुलाई में लिखा हुआ है, या लिखा है सितंबर में लिखा है, अक्टूबर में लिखा है, दिसंबर में लिखा है, ठीक है, फेब में लिखा है, इनमें किसी भी महीने में रिडम्पशन होना है तो हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल से ये 30 अप्रैल का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हम कभी भी डीआरआई बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगले साल यदि होना है तो अगले साल भी यही प्रक्रिया होगी। मान लीजिए कि अगले साल के अगले फाइनेंशियल ईयर के, ये तो एक फाइनेंशियल आपका हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अगर अगले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर में होगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? डीआरआई बनाना है। इट इज वेरी सिंपल। आ रही बात समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया। देखिए, 1 अप्रैल और 31 मार्च, मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं 2017 से 2018 मान लेते हैं, इसके बीच में कभी भी अगर रिडम्पशन होना है तो हम डीआरआई बनाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। क्लियर है? अगर ये होता 18 से 19 तो हम क्या करते? 1 अप्रैल 2018 के और 30 अप्रैल 2018 के बीच में हम क्या करते? डीआरआई बनाते। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको?
ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहली चीज हमने जो सीखी दैट इज डीआरआर बनाना है। कितना बनाना है, 25% बनाना है। पहले डीआरआर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे डीआरआई। डीआरआई बनाने का क्या नियम है, डीआरआई बनाने का नियम है कि इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जब भी हमको रिडम्पशन करना है, जिस साल में हमको रिडम्पशन करना है उसी फाइनेंशियल में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपने डीआरआई बनाना है। क्लियर है। तो इसको बोला गया है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल डीआरआई इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। देखिए, make investment in DRI on or before 30th April of the current year, the year in which redemption is to take place। जिस साल में रिडम्पशन होना है उसी साल में हमको 1 से 30 तारीख के बीच में क्या करना है, डीआरआई बनाना है। ठीक है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन, दैट इज 15% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री फॉर मेकिंग डीआरआई। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ठीक है, दैट इज द एंट्री। नोट इट डाउन। तो चलिए देखिए, पहले हमने देख लिया क्रिएट डीआरआर। ठीक है। दूसरा हमने देखा इन्वेस्ट इन डीआरआई। तीसरा लिक्विडेट डीआरआई बिफोर रिडम्पशन। अब आपने मान लो कि 31 मार्च 2018 को या 31 मार्च 2019 को आपको रिडम्पशन करना है। तो आपने क्या किया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 के बीच में आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब समय आ गया किसका, रिडेम्पशन का। तो रिडेम्पशन मतलब आपको लोन का रीपेमेंट करना है। तो लोन का रीपेमेंट करने से पहले आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सरकार के पास, उसको आप क्या करोगे, लिक्विडेट करोगे, उसको कैश में कन्वर्ट करोगे, सरकार से पैसा वापस ले लोगे, लिक्विडेट करोगे। आप बोलोगे हमको रीपेमेंट करना है लोन का, क्योंकि 15% पैसा आपका वहां पे ब्लॉक हो चुका है। ठीक है। तो हाउ टू लिक्विडेट डीआरआई, तो बहुत सिंपल है। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा था डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब जब उसी डीआरआई का लिक्विडेशन हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने तीन चीजें देख ली। पहला, हाउ टू मेक डीआरआर। सेकंड, हाउ टू मेक डीआरआर, हाउ मच डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू मेड, है ना, व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री ऑफ मेकिंग डीआरआर। ठीक है। फिर हमने देखा हाउ टू मेक डीआरआई, है ना, हाउ मच डीआरआई इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है। फिर हमने देखा कि हाउ टू लिक्विडेट डीआरआई जस्ट बिफोर रिडम्पशन। जिस दिन रिडम्पशन होना है उसी दिन आप डीआरआई लिक्विडेट कर दो। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये देखते हैं कि
हमको डिबेंचर्स कैसे रिडीम करने हैं, ठीक है। तो चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या तो क्वेश्चन में दिया होगा पार पे करना है या तो प्रीमियम पे करना है। पार पे किसको बोलते हैं? यदि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही रिडीम कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं पार। और यदि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए से ज्यादा पे रिडीम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको डिबेंचर्स खत्म करने हैं। डिबेंचर्स क्या है? आपकी लायबिलिटी। डिबेंचर्स क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे खत्म होगी? डिबेंचर्स कैसे खत्म होंगे? डिबेंचर्स को खत्म करने के लिए डिबेंचर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो डिबेंचर्स को हम करेंगे डेबिट। और ये पैसा किसको देना है? हमको डिबेंचर होल्डर्स को देना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिबेंचर्स को हमने डेबिट किया, डिबेंचर्स खत्म कर रहे हैं, और ये पैसे हमको किसको देने हैं? डिबेंचर होल्डर को देने हैं। तो एंट्री हो गई हमारी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और फाइनली जब उनको पैसे दे देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? डिबेंचर्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी थी। लायबिलिटी को खत्म कैसे करते हैं? डेबिट करके। किसको पैसे देने हैं? डिबेंचर होल्डर को देने हैं, इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। और अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर्स को जब पैसे दे दिए तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गई आपकी रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री, राइट। इसके बाद ये आ गया रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो आपने केवल और केवल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू नहीं देनी है, बल्कि साथ में उस पर प्रीमियम भी देना है। मान लीजिए आपको देना है 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 रुपए डिबेंचर और उस पे 10 रुपए प्रीमियम। कुल मिला के कितना हो गया? 110। डिबेंचर 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 टू डिबेंचर होल्डर 110। फिर अल्टीमेटली हमने दे दिया 100। 100 क्लियर है? यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे 100 रुपए था, 100 रुपए दिया, ठीक है। ये 100 रुपए दे दिए। यहाँ पे 100 रुपए का डिबेंचर था, मगर 10 रुपए हमको क्या देना था? प्रीमियम भी देना था। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। इसको भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 110 होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले डीआरआर बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 25%, ठीक है। फिर हमने देखा डीआरआर बनाने के बाद हम डीआरआई बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 15%। फिर हमने देखा कि रिडम्पशन से पहले आप डीआरआई को लिक्विडेट कर देते हैं। लिक्विडेट करने के बाद आप रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद अंत में जो डीआरआर है जो आपने बनाया हुआ है, वो रिडम्पशन के बाद जनरल रिजर्व में भेज दिया जाता है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या एंट्री होगी? ट्रीटमेंट ऑफ डीआरआर आफ्टर रिडम्पशन। तो हम डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या कर देते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाती है डी आर आर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा क्वेश्चन करने का। अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान रहे, ठीक है। तो हमने इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार डिस्कस करते हैं पूरा। चलिए अब ध्यान दें।
हमने क्या क्या पढ़ा है आज? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। तो दो सोर्सेस हैं, आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनीज एक्ट 2013 आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन अलाउ नहीं करता है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब विदाउट क्रिएटिंग DRR। ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो है आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब बाय क्रिएटिंग DRR। ये DRR कहाँ से बनाया जाएगा? ये DRR बनाया जाएगा प्रॉफिट्स में से। यदि क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट्स मेंशन है मतलब वी हैव टू मेक DRR 100%, and if nothing is mentioned in the question is silent, we will make 25% DRR। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे ये एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम करेंगे ये देखिए, सबसे पहले जो हम करेंगे वो है DRR बनाएंगे। ठीक है। 25% ऑफ द फेस वैल्यू। क्या एंट्री होती है इसकी? इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। एक बार DRR बन गया उसके बाद हमको बनाना है DRI। DRI को लेकर कुछ नियम थे। क्या नियम थे? DRI बनाना कब है? तो DRI बनाना है जिस भी साल में हमारा रिडम्पशन हो रहा हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, उसी साल में आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में क्या करेंगे? DRI बनाएंगे। कितना प्रतिशत बनाएंगे? 15%। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व बनाने के बाद जब DRI बनाएंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी DRI टू बैंक। ठीक है। फिर उसके बाद रिडम्पशन करने से पहले हमको DRI को लिक्विडेट करना होगा। जब DRI को लिक्विडेट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ठीक है। फिर उसके बाद आइए, चौथा स्टेप है क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडम्पशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। डिबेंचर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी को खत्म करेंगे। ठीक है। अब ये लायबिलिटी जो है ये पार पे खत्म होगी कि प्रीमियम पे खत्म होगी? यदि पार पे खत्म होती है तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर आप जब पैसे दे देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब दूसरा, यदि हम प्रीमियम पे खत्म कर रहे हैं लायबिलिटी को तो एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन द डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। ये रिडम्पशन करने के बाद आखिर में आपका जो DRR बना हुआ है उसको कहाँ कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्लियर है ये? ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट है। अब इसके बाद एक चीज बस बचती है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कैसे कहाँ डिस्क्लोज किया जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। तो इट इज शोन अंडर हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट होता है और ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहीं पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।